आज का डीप डाइव है मोबाइल प्रोसेसर की दुनिया पर, स्नैपड्रैगन बनाम मीडियाटेक। ये बहस तो खैर पुरानी है, पर हमारे पास एक बढ़िया रिपोर्ट है जो इसे काफ़ी बारीकी से देखती है। हमारा मिशन ये समझना कि भाई किसी की खास ज़रूरत के हिसाब से कौन सा चिपसेट फिट बैठता है, क्योंकि इसका कोई सीधा सा जवाब है नहीं। हाँ, क्योंकि सालों तक तो मतलब स्नैपड्रैगन ही राजा था प्रीमियम सेगमेंट का। पर फिर मीडियाटेक आया अपनी डायमेंसिटी सीरीज के साथ और पूरा खेल ही बदल दिया। अब तो मुकाबला बिल्कुल कांटे का लगता है। तो चलिए इसे खोलते हैं जरा। बिल्कुल। और ये सिर्फ कौन तेज है इसकी लड़ाई नहीं रह गई अब। दोनों कंपनियों की जो सोच है, जो फिलॉसफी है, वो काफ़ी अलग है। जैसे कॉलकॉम, वो एक इंटीग्रेटेड प्रीमियम प्लेटफॉर्म बनाने पे जोर देता है। मतलब सीपीयू, उनका अपना एड्रेनो जीपीयू, मॉडेम, सब कुछ एकदम गहराई से जुड़ा हुआ। और साथ में उनका डेवलपर सपोर्ट इकोसिस्टम भी काफ़ी मजबूत है। और उनके अपने कस्टम कोर, जैसे अभी ओरियन आया है, वो उन्हें परफॉर्मेंस और पावर पर काफ़ी कंट्रोल देते हैं। अच्छा, मतलब वो हर चीज़ अपने हाथ में रखना चाहते हैं एक तरह से। और मीडियाटेक, उनका क्या नज़रिया है इसके मुकाबले? मीडियाटेक का फोकस ज्यादा रहा है एफिशिएंसी और वैल्यू पर, मतलब किफायत और कारगरता। वो ज्यादातर आर्म के जो स्टैंडर्ड डिजाइन्स होते हैं ना, उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। इससे लागत कम रहती है और शायद वो नए बदलाव भी ज्यादा तेजी से ला पाते हैं। उनके जो लेटेस्ट डायमेंसिटी चिप्स हैं 9300, 9400, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कदम उठाया है, ऑल बिग कोर डिजाइन का। इसमें सारे कोर ताकतवर होते हैं जो बर्स्ट में, मतलब मल्टी कोर काम एक साथ करने में या एकदम से तेज परफॉर्मेंस देने में तो शायद बढ़िया है, लेकिन यहाँ कोई पेच लग रहा है। हाँ, पेच ये है कि जब फोन पर लगातार भारी लोड पड़ता है, सोचिए लंबी गेमिंग या वीडियो एडिटिंग, तो गर्मी संभालना यानी थर्मल मैनेजमेंट वो एक चुनौती बन सकता है। क्योंकि इसमें कम पावर वाले एफिशिएंसी कोर नहीं है, तो चिप गर्म होकर अपनी स्पीड कम कर सकती है, थ्रॉटलिंग जिसे कहते हैं। ओह अच्छा। इससे फिर गेमिंग जैसी चीजों में परफॉर्मेंस शायद उतनी स्थिर ना रहे, ऊपर नीचे हो सकती है। अच्छा, तो ये ऑल बिग कोर वाला दांव, मतलब शुरू में तेज पर लंबी रेस में शायद थोड़ा हाफ जाए। तो फिर जो गेमिंग के शौकीन हैं, उनके लिए क्या ज्यादा जरूरी हुआ, वो शुरू की तेजी या फिर लगातार स्टेबल परफॉर्मेंस? एग्जैक्टली। और यहीं पर स्नैपड्रैगन का जो अपना एड्रीनो जीपीयू है, वो अक्सर बाजी मारता दिखता है। रिपोर्ट में स्ट्रेस टेस्ट के आंकड़े भी हैं। भारी दबाव में डायमेंसिटी 9300 की परफॉर्मेंस करीब 48% तक गिर गई। बाप रे, आधा लगभग। हाँ, जबकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 ने करीब 67% तक स्थिरता बनाए रखी। तो अगर कोई घंटों तक बिना रुके गेम खेलना चाहता है तो स्नैपड्रैगन शायद ज्यादा भरोसेमंद रहेगा। ये तो गेमिंग के लिहाज से काफी बड़ा फर्क है। अच्छा, गेमिंग तो हो गई, कनेक्टिविटी का क्या? 5G, वाईफाई, ये सब आजकल बहुत जरूरी हैं। हाँ, ये भी बहुत अहम है। यहाँ भी स्नैपड्रैगन के मॉडेम जैसे X75, X80 वो थोड़े आगे दिखते हैं। स्पीड ज्यादा है, 10 Gbps तक की बातें हो रही हैं, और M-Wave 5G का सपोर्ट है। M-Wave, हाँ, वो जो सुपर फास्ट वाला है, पर जिसकी रेंज कम होती है। बिल्कुल। और अब तो उन्होंने सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी जोड़ दी है। कॉलकॉम का ग्लोबल नेटवर्क भी मजबूत है। और मीडियाटेक कनेक्टिविटी में कहाँ है? पीछे है क्या? पीछे नहीं कहेंगे, पर उनका फोकस अलग है। मीडियाटेक सब 6 गीगाहर्ट्ज 5G में बहुत अच्छा वैल्यू देता है। ये वो 5G है जिसका कवरेज ज्यादा फैला हुआ है, और इसी की वजह से 5G आम लोगों तक पहुंचा है। डुअल सिम सपोर्ट में भी वो काफी अच्छे हैं। और हाँ, उन्होंने भी सैटेलाइट कनेक्टिविटी IoT NTN शुरू की है, पर वो शायद अभी मैसेजिंग वगैरह के लिए ज्यादा है। तो यहाँ चुनाव है तेज स्पीड बनाम ज्यादा पहुंच का। ठीक है, ठीक है। परफॉर्मेंस, कनेक्टिविटी, अब आते हैं कैमरे पे। आजकल तो भाई फोन मतलब कैमरे ही हो गए एक तरह से। यहाँ कौन बेहतर है? कैमरे के पीछे का जो दिमाग है, ISP यानी इमेज सिग्नल प्रोसेसर, वो बहुत मायने रखता है। और यहाँ स्नैपड्रैगन का जो स्पेक्ट्रा ISP है, उसे अक्सर थोड़ा बेहतर माना जाता है, खासकर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी, जहां AI का इस्तेमाल होता है तस्वीरें बेहतर बनाने के लिए। तो मीडियाटेक यहाँ कमजोर है? कमजोर नहीं, उन्होंने भी जबरदस्त तरक्की की है। मीडियाटेक के इमेजिक ISP और बहुत हाई रेजोल्यूशन सेंसर, मतलब 320 MP तक सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाँ, शायद जो मुश्किल वीडियो फॉर्मेट्स हैं या AI वाले कैमरा फीचर्स का इंटीग्रेशन है, उसमें स्नैपड्रैगन को थोड़ी बढ़त हासिल हो सकती है।
वैसे अब दोनों के लिए एनपीयू परफॉर्मेंस बहुत जरूरी हो गई है। एनपीयू यानी ऑन डिवाइस एआई वाला पार्ट। हाँ, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। सही। अच्छा, हार्डवेयर तो ठीक है, पर फोन का असली अनुभव तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स और कीमत पर भी टिका होता है ना। चिप चाहे जितनी अच्छी हो, अपडेट ही नहीं मिले टाइम पर तो मजा नहीं आता। ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि स्नैपड्रैगन वाले फोनों को सॉफ्टवेयर अपडेट ज्यादा लंबे समय तक और ज्यादा रेगुलर मिलते हैं, और डेवलपर्स का सपोर्ट भी उनके लिए ज्यादा मजबूत है। कस्टम रोम वगैरह जो लोग डालते हैं उनके लिए ये फायदेमंद है। और कीमत में मीडियाटेक चैंपियन है, खासकर मिड रेंज में। वो परफॉर्मेंस और कीमत का जो बैलेंस देते हैं वो शानदार है। बैटरी लाइफ और गर्मी को लेकर थोड़ी मिली जुली बातें हैं। स्नैपड्रैगन रोजमर्रा के काम में शायद ज्यादा एफिशिएंट है। मीडियाटेक का ऑल बिग कोर डिजाइन भारी लोड में ज्यादा बैटरी इस्तेमाल कर सकता है और गर्म भी हो सकता है, जैसा हमने पहले बात की। हाँ, तो मतलब इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ऐसा लग रहा है कि कोई एक साफ विनर चुनना तो मुश्किल काम है। बिल्कुल, फैसला आखिर में आपकी जरूरत पर ही निर्भर करता है। अगर आप एक पावर यूजर हैं, गेमर हैं या फोन को लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो शायद स्नैपड्रैगन बेहतर है, स्थिरता, जीपीयू पावर और सॉफ्टवेयर सपोर्ट को देखते हुए। ठीक है। बहुत ही आकर्षक विकल्प है, पैसा वसूल परफॉर्मेंस मिलती है। और हाँ, अगर आप टेक के शौकीन हैं, डेवलपर हैं जिन्हें फोन के साथ छेड़छाड़ करना, कस्टमाइज करना पसंद है, तो शायद स्नैपड्रैगन का ओपन इकोसिस्टम और कम्युनिटी सपोर्ट ज्यादा रास आएगा। ये तो एकदम साफ हो गया। मतलब पहले अपनी जरूरत पहचानो फिर चुनो, सीधा साफ है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक आखिरी सवाल छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। जैसे जैसे फोन पर ही एआई चलाने की क्षमता यानी ऑन डिवाइस एआई और एनपीयू का प्रदर्शन, सीपीयू, जीपीयू जितना ही जरूरी होता जा रहा है, ये इस पूरी रेस को कैसे बदलेगा? क्या एआई की मदद से कंपनियां थोड़े कम ताकतवर या सस्ते हार्डवेयर पर भी शानदार अनुभव दे पाएंगी? क्या ऐसे स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक के बीच का जो ये फर्क है, ये और धुंधला हो जाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा।